तो राधे राधे साथियों, और हमारी ये सिलेक्शन वाली सीरीज का अगला सेट है, यानी कि सेट नंबर 7 है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, इसमें जनवरी से लेके अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, और हर सेट में मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान जिसको कहा जाता है बॉब जॉन्स पुरस्कार, इससे किसे अभी सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स की अगर बात करें तो विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर है, आपने इनका नाम सुना होगा, ये अमेरिकी है, और अभी इन्हीं को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन का ये जो सर्वोच्च सम्मान है बॉब जॉन्स पुरस्कार, उससे इनको सम्मानित किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, इसका उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था बिहार में। और याद रखेंगे ये भारत और एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। कहाँ पे? बिहार की कैपिटल पटना में अभी इसका उद्घाटन किया गया है। अगर हम गंगा डॉल्फिन की बात करते हैं तो आपको पता है भारत का ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। वैसे भी उत्तर प्रदेश का भी ये राष्ट्रीय जलीय जीव, राज्य जलीय जीव, स्टेट एक्वेटिक एनिमल बन गया है। ये पॉइंट और जोड़ लेना। और गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साइंटिफिक नेम है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। गंगा डॉल्फिन एक दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। अच्छा, एक और प्रश्न आप लिख लो, प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये भारत सरकार ने कब शुरू किया था? तो ये जरूर याद रखेंगे, 2019 में। और अगर आपसे पूछे कि गंगा रिवर डॉल्फिन दिवस हम कब मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को हमने मनाना शुरू किया है। इससे संबंधित ये 2-3 बातें हैं, इनको ध्यान में जरूर रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का भी उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका बिहार में। 2-4 बातें आप याद रख लो, जैसे कि एक तो ये लाइन हो गई, भारत और एशिया का ये पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है जिसका उद्घाटन अभी किया गया बिहार की कैपिटल पटना में, इसका उद्घाटन किया गया। ये पॉइंट ध्यान रख लो। और गंगा जो डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, और अभी याद होगा आपको उत्तर प्रदेश का भी ये राज्य जलीय जीव यानी कि स्टेट एक्वेटिक एनिमल बन गया है। इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है? प्लेटानिस्टा गैंगेटिका होता है। ये एक दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार ने कब शुरू किया था? तो 2019 में शुरू किया था। और हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ लो, एक दिवस है गंगा रिवर डॉल्फिन दिवस, वो कब मनाते हैं? हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ये पॉइंट भी ध्यान रख लो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, सीधा सा याद रखना है, फ्रांस इसका सही आंसर होगा। कि महिलाओं को गर्भपात यानी कि अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस ये विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। अब बात फ्रांस की है, तो ये रहा मैप में फ्रांस, कैपिटल इसकी पेरिस होती है। यूनेस्को का मुख्यालय आपको यहीं पे मिलेगा। अभी जो समर ओलंपिक हुए थे 33वां संस्करण 2024 में यहीं पे हुआ था। और याद रखेंगे 2030 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो भी फ्रांस में होंगे। करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री अभी नए बन गए हैं। प्रधानमंत्री नए वाले का नाम आप लोग बताएंगे क्या है। हम अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी चाक्षु प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? सिंपल से याद रखेंगे, चाक्षु प्लेटफॉर्म को अभी दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? जो टेलीकॉम यूजर्स हैं उनके जो धोखाधड़ी के स्पैम कॉल आते हैं, अगर आप उनकी रिपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए है ये चाक्षु प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को अभी किस राज्य ने शुरू किया है? इसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और क्या होगा इसमें? इसमें राज्य की जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच की है, उन महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य सरकार ने एम युवा योजना को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। देखो, एम युवा का क्या मतलब हो गया? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो इसमें क्या होगा? इस योजना के तहत जो उद्योग हैं, जो सर्विस सेक्टर है, उनकी परियोजनाओं के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा युवाओं को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा देना, ताकि इससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हो, ठीक है। एम युवा योजना, उत्तर प्रदेश आंसर होगा। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया था? आप सबको पता है कहां पे। आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता में। तो कोलकाता में चली है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो। किस नदी के नीचे पूछेंगे तो हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है कोलकाता।
तो इतना याद रख लेना। और ये पॉइंट और याद रख लो, हावड़ा स्टेशन ये जमीन से 3 मीटर नीचे बना हुआ है। कभी पूछ ले एग्जाम में, ये दुनिया का सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। और वैसे अभी पानी के नीचे जो मेट्रो है वो लंदन और पेरिस में ही चलती है, अब भारत में भी चल रही है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आइरिस। और ये एआई पर आधारित देश की पहली रोबोट टीचर है, याद रखना, इसका नाम आइरिस है। और किसने बनाया है? मेकर लैब्स एडुटेक नाम की कंपनी ने इसको बनाया है। ये टीचर 3 भाषाएं बोल सकती हैं। और कहाँ पे ये बच्चों को पढ़ा रही है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल है, केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल, वहां पे। तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे, भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है। थोड़ा डीप में जाएगा तो वो मैंने आपको बता दिया स्कूल का नाम और किसने बनाया है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य के माजुली मुखौटे को जीआई टैग मिला है? तो माजुली मुखौटा इंपॉर्टेंट है, इसका तो उत्तर हो जाएगा असम। बाकी अभी कुछ और प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है अलग अलग राज्यों के, पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। प्रश्न में तो हमने ये माजुली मुखौटा के बारे में पढ़ा था जो कि असम का है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट भी है। और ये पांडुलिपि पेंटिंग भी याद रख लेना आप, बाकी और यहाँ पे रीड आप कर सकते हो। तो असम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई यानी कि स्मॉल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा विजयपुर। और विजयपुर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। तो सिंपल से याद रखेंगे, अभी गेल ने भारत की पहली स्मॉल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया मध्य प्रदेश के विजयपुर में। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। और जो हम घरों पे इस्तेमाल करते हैं वो होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन गैस ही होती है। और हमारे घरों वाली जो एलपीजी है उसमें जो मुख्य कंपोनेंट घटक होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया था नीरज चोपड़ा को, जो कि एक जेवलिन थ्रोवर है, आप सभी जानते हैं, भाला फेंक से इनका संबंध है। बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसका एक प्रीमियम पेट्रोल आता है उसे स्पीड पेट्रोल के नाम से जानते हैं, उसके लिए ही इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वरना बीपीसीएल के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनका नाम तो राहुल द्रविड़ भी है। तो राहुल द्रविड़ बीपीसीएल के बनाए गए थे, और उसका एक स्पेसिफिक पेट्रोल है स्पीड पेट्रोल, उसके लिए नीरज चोपड़ा है। दोनों पॉइंट मैंने बता दिए, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला देख रहे हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज किसने जीता? तो यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। तो याद रखना, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में हरियाणा के हैं ये यतिन भास्कर दुग्गल, और इन्होंने पहला पुरस्कार जीता। और ये है क्या? तो आप कह सकते हो युवाओं को संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की समझ से लैस करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हर बार आयोजित किया जाता है, पहली बार 2019 में हुआ था, अभी जो 2024 में हुआ इसका 5वां संस्करण था, और इसकी थीम भी है युवाओं की आवाज राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। तो यतिन भास्कर दुग्गल का नाम याद रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो हर साल ये हम 8 मार्च को मनाते हैं, ये आपको याद होगा। इस बार की थीम जरूर ध्यान रखना, महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं। पहली बार इस दिवस को 1909 में मनाया गया था। और ये तो इंटरनेशनल वुमेन डे हो गया, एक नेशनल वुमेन डे भारत में भी हम मनाते हैं। कब? सरोजिनी नायडू जी की जयंती को, यानी कि 13 फरवरी को। और एक अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है, वो भी याद रख लो, वो 15 अक्टूबर को होता है। तो महिलाओं से संबंधित ये 3 दिवस है आपके सामने, ध्यान रखना तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये असम के गुवाहाटी में किया गया, इतना सा याद रखना है। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने भी ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? तो ये शुरू किया था जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और उसका उद्देश्य क्या है ऑपरेशन कामधेनु का? अगर बात करें तो मवेशी तस्करी पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस ने, ये याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, जन औषधि दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मार्च को मनाते हैं हर साल भारत में जन औषधि दिवस के रूप में। और इस बार ये 6ठा जन औषधि दिवस मनाया गया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत के बाहर अभी पहला जन औषधि केंद्र ये किस देश में खोला गया है? ये हम पढ़ चुके, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, बताइए उत्तर। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी IAA गोल्डन कंपास अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा श्रीनिवासन स्वामी बन गए हैं। IAA मतलब इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। और अगर बात करें श्रीनिवासन स्वामी ये कौन है?
ये एक मार्केटिंग सर्विस कंपनी है, आर के स्वामी करके उसके सीएमडी हैं और अभी इन्हीं को ये IAA गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है और ये अवार्ड पाने ये पहले भारतीय बन गए हैं ये अवार्ड पाने वाले, इसलिए ये प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो इनका नाम ध्यान रखेंगे। इतना सा है ये प्रश्न। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत की तीनों सेनाओं का भी संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है भारत शक्ति। इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था राजस्थान के जैसलमेर में। तो इसमें भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था, हमारी थल सेना ने, नौसेना ने और वायुसेना ने। और जो एक्सरसाइज किया था उसका नाम याद रखना क्या है? भारत शक्ति है। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से अभी किस देश को सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? भारत। और भारत को ये पुरस्कार खसरा और रुबेला रोग की रोकथाम के प्रयासों के लिए दिया गया है। तो इतना सा याद रखेंगे, ये खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला अभी किसे? भारत को। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तट रक्षक बलों के बीच में हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। कौन सा एक्सरसाइज है? सी डिफेंडर एक्सरसाइज है। भारत और अमेरिका के कोस्ट गार्ड फोर्सेस तट रक्षक बलों के बीच में हुआ था। कहाँ पे? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। और आपके लिए प्रश्न बन गया यहाँ पे कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अभी चेंज हो चुका है, चेंज करके क्या कर दिया गया, यही आपके लिए प्रश्न है। वैसे भारतीय तटरक्षक बल के अब डायरेक्टर जनरल राकेश पाल नहीं है, इनका निधन हो चुका है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी केंद्र सरकार ने उन्नति योजना 2024 को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 10 सालों के लिए भी कैबिनेट ने कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो याद रखना आंसर हो जाएगा 10,037 करोड़ रुपए। देखो पहले उन्नति योजना अगर आपसे पूछे तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, नाम से समझ में आ रहा है आपको। इसका उद्देश्य क्या होगा? उत्तर पूर्वी भारत में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। और अभी कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी और इसके लिए 10 सालों के लिए इतने रुपए खर्च किए जाएंगे। ये है योजना, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इरास्मस पुरस्कार के लिए भी किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष को। तो अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार मिला, भारतीय लेखक हैं ये। कौन देता है ये पुरस्कार? नीदरलैंड देता है, इतना ध्यान रख लो। और क्यों मिला इनको पुरस्कार? तो इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लेकर के आए, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला। बाकी देखो अमिताभ घोष की अगर बात करेंगे तो एक और पॉइंट याद रखना, 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था इनकी पुस्तक स्मोक एंड एशेस के लिए, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार था? इरास्मस पुरस्कार था। हमने देखा भी अमिताभ घोष को मिला। कौन देता है? नीदरलैंड देता है। और अमिताभ घोष के बारे में भी हमने देख लिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ पे किया है? असम में किया है। किसने किया? पीएम मोदी ने किया है। किसकी? लचित बोरफुकन की, ब्रॉन्ज की है ये स्टेच्यू। कहाँ पे? असम के जोरहाट शहर में। इसकी हाइट 125 फुट है और इस प्रतिमा को नाम दिया गया है शौर्य की प्रतिमा। लचित बोरफुकन के बारे में एक पॉइंट और याद रख लो, अभी इसी साल इनकी एक बुक भी आई थी, इनके ऊपर बुक लिखी थी असम के ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से। उसको लिखा था अरूप कुमार दत्ता ने और उसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। और उस बुक को लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने, ये भी ध्यान रखना। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा क्रिस्टिना प्लिस्कोवा ने जीता है। और ये किस देश की है? तो ये चेक रिपब्लिक से है। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2023 का इस बार आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये भारत में किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 27 सालों के बाद भारत में इसका आयोजन हुआ, इससे पहले 1996 में हुआ था, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। और दूसरा प्रश्न तो यही हो गया, इसका खिताब किसने जीता? क्रिस्टिना प्लिस्कोवा ने। और ये किस देश की है? चेक रिपब्लिक से है। और कौन सा संस्करण हुआ इस बार? तो 71 नंबर का एडिशन था ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक 6 भारतीय हैं जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं, जिसमें पहली का नाम था रीता फारिया 1966 में और आखिरी थी मानुषी छिल्लर 2017 में विजेता रही थी, तो ये भी ध्यान रखें। अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य अभी किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा आशा लाकड़ा को। आशा लाकड़ा वे रांची की पूर्व मेयर है, वे रांची से बिलोंग करती हैं और अभी उन्हीं को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें, ये एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। तो अभी पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के सेला टनल का उद्घाटन किया है
ये चीन सीमा पर बनाई गई है। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। 13,000 फुट की ऊंचाई पर यह बनी है टनल और इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इस टनल परियोजना में 2 सुरंगें और एक लिंक रोड शामिल है, जिसमें एक सुरंग की लंबाई 980 मीटर है तो दूसरे की 1555 मीटर है। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किस राज्य में सेला टनल का उद्घाटन किया था? तो आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी टनल है ये? कौन सी टनल है? सेला टनल है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। कौन सी टनल है? सेला टनल है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। 13,000 फुट की ऊंचाई पर ये बनी है टनल और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। और ये जो सेला टनल है, इसमें आपको 2 सुरंगें देखने को मिलेगी और एक लिंक रोड शामिल है, जिसमें एक सुरंग की लंबाई तो 980 मीटर है और दूसरी सुरंग की लंबाई 1555 मीटर है। सेला टनल याद रखना, सेला टनल याद रखना अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी 96 नंबर के जो अकादमी पुरस्कार हैं, जिसे आप ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं, उसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार अभी किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका ओपेनहाइमर। तो याद रखेंगे अभी 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड्स थे, कौन सा एडिशन था? 96 नंबर का। और किस किस को क्या पुरस्कार मिला है। और अभी जो आपने पढ़ा था बाफ्टा अवार्ड्स, वो और ये सेम ही है इस बार। तो बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर रही है, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान है ओपेनहाइमर के लिए, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी है ओपेनहाइमर के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस है एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स मूवी के लिए। तो अगर आपको बाफ्टा याद है तो ऑस्कर ऑटोमेटिक याद हो गया होगा। जब मैंने आपको बाफ्टा पढ़ाया था तो बोला था ये याद रख लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर में। तो याद रखेंगे उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज होगा ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो कठुआ जिला है वहां पे इसको स्थापित किया जाएगा 80 करोड़ रुपए की लागत के साथ। अच्छा, ये और ध्यान रखना कि होम्योपैथी के आविष्कारक कौन कहे जाते हैं? सैमुअल हैनीमैन। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम 10 अप्रैल को मनाते हैं। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की महतारी वंदना योजना को भी लॉन्च कर दिया है? तो ये छत्तीसगढ़ की योजना है। और क्या होता है इस योजना में? इस योजना में जो विवाहित महिलाएं हैं उनको हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे और उन महिलाओं की जो आयु है वो 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये है महतारी वंदना योजना, छत्तीसगढ़ की। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी एक नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है सेशल्स में ही। तो एक्सरसाइज का नाम क्या हो गया? कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज हो गया। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया है। कहाँ पे हुआ? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में हुआ है। भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना की तरफ से INS तीर ने इसमें हिस्सा लिया था। सेशल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर सेशल्स है जिसकी कैपिटल विक्टोरिया होती है। सेशल्स रुपी करेंसी है और प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन। आप मुझे बताइए, सेशल्स के साथ भी भारत ने एक और एक्सरसाइज किया था, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? वो भी सेशल्स में ही हुआ था, तो उसका नाम बताइए, एक्सरसाइज का नाम क्या है? अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नीता अंबानी को। आप जानते हो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। और कहाँ पे इनको ये सम्मान मिला? अभी हमने कहा था भारत में भी कहा, मुंबई में जो 71 नंबर का मिस वर्ल्ड पेंजेंट का आयोजन हुआ था, वहीं पे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, नीता अंबानी को। इतना याद रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भारत की पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया था। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है देवेंद्र झाझरिया। और ये इनका संबंध किससे है? जेवलिन थ्रोवर से, भाला फेंक से इनका संबंध है। अभी भारतीय पैरालंपिक समिति का इनको नया अध्यक्ष बनाया गया। पूछोगे इन्होंने किनका स्थान लिया? तो दीपा मलिक का इन्होंने स्थान लिया है। अच्छा, ये तो भारतीय पैरालंपिक समिति हो गया। अगर आपसे पूछे भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे? PT उषा है। और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला भी है, तो वो भी नाम ध्यान रखें आप। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न बुक से है और इम्पोर्टेंट बुक है। बुक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी। इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा गोतबाया राजपक्षे। आप जानते हो कौन है ये? तो ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति है गोतबाया राजपक्षे और इन्होंने ये बुक लिखी है, द कॉन्स्पिरेसी इसका नाम है। अब आपके लिए 2 प्रश्न आ जाते हैं। अभी डेली करंट अफेयर्स में हमने देखा श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट और नए प्रधानमंत्री ये कौन बन गए हैं, इन दोनों के उत्तर आपको करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए नाम। अगला हम देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पहली बार अभी 2022 में हमने इसको मनाना शुरू किया है। और ये दिवस याद रखना 10 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। बाकी महिलाओं से संबंधित ये 2-3 अवार्ड मतलब दिवस और है, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे हमने देखा 8 मार्च, नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। ये भी ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना को शुरू किया था? तो ये किया था तमिलनाडु ने। निंगल नालामा का अर्थ होता है क्या आप ठीक है? तो इस योजना का उद्देश्य है जितनी भी राज्य सरकार योजनाएं चला रही है, राज्य में जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही है, तो उनका कार्यान्वयन की समीक्षा करना, मतलब सब सही तो चल रहा है ना, यह देखना, जनता की शिकायतों का समाधान करना, उसके लिए ये योजना शुरू किया तमिलनाडु ने। इतना याद रखना। तमिलनाडु के कैपिटल तो चेन्नई है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न अगेन बुक से है। रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम की बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है शोभना के नायर ने। और रामविलास पासवान, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। 2019-20 के दौरान ये उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन 2020 में इनका निधन हो गया था। तो उन्हीं के जीवन पर ये बुक लिखी है शोभना के नायर ने। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा अश्विनी कुमार को बनाया गया है। और इन्होंने ए शक्तिवेल का स्थान लिया। और अगर बात करें ये जो भारतीय निर्यात संगठन संघ है, जैसे आप अंग्रेजी में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, इसका काम क्या है? तो ये राज्य सरकार को निर्यात रणनीति तैयार करने में मदद करता है और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार को सलाह देने का ये काम करता है, जिसके अध्यक्ष बन गए हैं अभी अश्विनी कुमार। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना को बनाया गया है। तो याद रखना भी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ही किशोर मकवाना को अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने विजय सांपला का स्थान लिया। अच्छा, इन्हीं के साथ लव कुश कुमार का नाम भी याद रख लेना, क्योंकि उनको इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो एक काम करते हैं, ये 2 अनुच्छेद आप याद रख लेना, बाकी और सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डिटेल में मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ। वो डेली करंट अफेयर्स और वीकली मंथली में समझा चुका हूँ। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका अनुच्छेद में आपको किसमें मिलेगा? 338 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करोगे तो अनुच्छेद आर्टिकल 338A में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 याद रख लो। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रित्जकर पुरस्कार 2024 को किसने जीता है? तो इसको जीता है रिकेन यामामोटो ने। तो प्रित्जकर पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हर साल ये दिया जाता है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस साल का रिकेन यामामोटो ने जीता। आप पूछोगे किस देश से बिलोंग करते हैं? तो जापान से बिलोंग करते हैं। लास्ट टाइम का भी अगर आपको याद हो 2023 का डेविड चिपरफील्ड को मिला था। कई बार मैंने आपको रिवाइज कराया। अच्छा, किसी भारतीय को भी ये पुरस्कार मिल चुका है क्या? तो पहले भारतीय कौन थे ये पुरस्कार पाने वाले? वो बालकृष्ण दोषी थे। और उन्हें कब मिला था ये पुरस्कार? तो 2018 में मिला था। तो ये नाम याद रख लो। मैंने इस साल का बता दिया, पिछले साल का आपको बता दिया और पहले भारतीय बता दिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत ने अभी अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अग्नि 5 है। इसके बारे में कुछ पॉइंट बता दूं मैं आपको। तो ये भारत की अपनी पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5 और इसी का भी सफल परीक्षण किया गया है। और कहाँ पे किया? तो उड़ीसा में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहां पे किया गया। और MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है ये, मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब आप इसको एक बार लॉन्च करोगे तो ये कई टारगेट को हिट करेगी, इसका ये मतलब हो गया। इसकी अगर रेंज की बात करें 5000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है अग्नि 5 की। और इसकी स्पीड की बात करोगे तो 24 मैक। 1 मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो 24 गुना है ये साउंड की स्पीड से। और एक और पॉइंट याद रखना कि ये जो परीक्षण किया गया ये मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ये 2-4 बातें मैंने आपको बताई, मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें, वो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया? तो ये किया है हरियाणा में। इससे भी कुछ बातें जो निकल के आती है मोटी मोटी मैं आपको बता दूं। एक तो मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया हरियाणा में। ये देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है और इसका नाम द्वारका एक्सप्रेसवे रखा है। इतना इसमें लागत आई है बनाने में।
और ये देश का पहला ऐसा एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन रोड का है। और लंबाई की बात करोगे तो 29 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम को जोड़ेगा। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, एक बुक है जिसका नाम है महास्वप्निकुडु। इस बुक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है एक पत्रकार जिनका नाम है पी विक्रम। और ये जो बुक है ये आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं के बारे में है। ये उनके करियर के बारे में बताती है और इसको लॉन्च किया था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गोपाल कौर ने। तो बुक का नाम महास्वप्निकुडु है, इसने लिखा है, इनके बारे में है, इन्होंने लॉन्च किया है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? तो आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को। तो याद रखेंगे, हर साल 17 सितंबर को हम लोग हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, पूरा रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से रीड कर सकते हैं। लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि जो हैदराबाद है ये जो निजाम शासन के अधीन था आजादी मिलने के बावजूद भी, तो इसको वापस भारत में मिलाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो उसका नाम है। और इसको कब आजादी मिली थी? 17 सितंबर 1948 को ही। इसीलिए 17 सितंबर को हम ये हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, किस देश ने अपने पहले लेजर हथियार जिसका नाम है ड्रैगन फायर, इसका परीक्षण किया? तो ड्रैगन फायर याद रखेंगे ये है क्या? ये एक लेजर वेपन है और किसका है? यूके का है, जिसने इसका अभी सफल टेस्टिंग भी किया है। अच्छा, लेजर से आपको याद आएगा भाई डीआरडीओ ने भी तो अपने स्वदेशी लेजर हथियार का परीक्षण किया था, उसका नाम याद रखना क्या है? दुर्गा 2 उसका नाम है। और इसी तरह से इजराइल का जो लेजर हथियार है उसका नाम क्या है? आयरन बीम है। तो ये ईरान का है, ये भारत का है और ये यूके का है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में टॉप स्टेट कौन सा है? यानी कि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की फील्ड में। तो इसमें पहले स्थान पे हरियाणा को बताया गया है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे पंजाब है और चौथे पे राजस्थान है। और सबसे लास्ट में अगर आप पूछोगे तो फिर छत्तीसगढ़ को रखा है। ठीक है, तो हरियाणा आंसर होगा। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 14 मार्च को मनाया गया। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को, सेकेंड थर्सडे को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार हम ये 14 मार्च को मना रहे हैं। थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो राहुल सिंह इनका नाम है। राहुल सिंह याद रखेंगे, सिंपल सा ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? निधि छिब्बर का इन्होंने स्थान लिया है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रैंकिंग आई है, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022। इसमें भारत की रैंक आपसे पूछ रहे हैं। भारत 108वें स्थान पर है। कौन सी रैंकिंग के याद रखना, हिंदी में बोलोगे तो लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इंग्लिश में हो जाएगा। किसने जारी किया? यूएनडीपी ने इसको जारी किया है। भारत 108वें स्थान पर है। टॉप पे पूछोगे तो डेनमार्क है, फिर नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसी से संबंधित अभी एक और इंडेक्स हम पढ़ेंगे आगे, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है मुंबई ने। तो रणजी ट्रॉफी आप सभी को पता है, इसका संबंध क्रिकेट से है। और कुछ पॉइंट्स आप देख लो यहाँ पे। इसका फाइनल कहाँ पे हुआ? मुंबई में खेला गया, वानखेड़े स्टेडियम में, और इसको मुंबई ने जीत लिया। 42 टाइम्स 42वां ये इनका खिताब था। इन्होंने हराया है विदर्भ टीम को। और मुंबई टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे रहे, विदर्भ टीम के कप्तान अजय वाडेकर थे। और प्लेयर ऑफ द मैच रहे मुंबई के मुशीर खान, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं मुंबई के तनुष कोटिया। तो कौन सी ट्रॉफी है? रणजी है, जीत लिया है मुंबई ने, हरा दिया है विदर्भ को, ये याद रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो ये भोपाल में किया गया है। तो याद रखना, ये देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर है जो स्थापित कहाँ पे किया गया? भोपाल में इसका स्थापित। तो याद रखना, ये देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर है जिसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो ये 200 किलोमीटर दूर से ही बादलों को ट्रेस करने में सक्षम है और ये 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइमिंग ये बता देगा। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं चुनाव आयुक्त अभी किसे बनाया गया है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को। देखो, आपको बताया चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार है। और 2 चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर होते हैं।
अभी तक कौन थे? अरुण कुमार गोयल थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और अनूप पांडे जो रिटायर्ड हो गए थे, इसी साल रिटायर्ड हुए थे। तो उनकी जगह पे अब ये दो नए आ गए हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू इनका नाम है, ये जरूर याद रखना। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, स्थापना होती है 25 जनवरी 1950। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और पहली महिला में वीएस रमा देवी थी, तो ये ध्यान में रखना। और हाँ, सेशन एंड होने के कगार पर आ गए हैं, एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन अगर आपको पसंद आ रहे हैं, ये सेट आप चाहते हैं इसी तरह से चलते रहे, हर दिन टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इसी फॉर्मेट में रिवाइज कराता रहूं, तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट भी करें। एक तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ में कम से कम एक स्टडी ग्रुप में यार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरे सेशन में मैंने आपको कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसे कर जरूर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना बहुत मुश्किल है इसे रन कर पाना, क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको चलाए जा रहा हूँ, पूरी मेहनत करे जा रहा हूँ, टाइम दिए जा रहा हूँ। सिर्फ आपसे आपका 1 मिनट मांगता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर करने में, ठीक है? अभी अगला और प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, मैंने कहा था ना अभी एक सूचकांक आएगा, तो ये वही है कि कौन सा है? मानव विकास सूचकांक 2022। इसमें भी भारत के रैंक आपसे पूछिए तो आंसर इसका 134 हो जाएगा। जारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं किया है। टॉप पे स्विट्जरलैंड है, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड है, और भारत 134 पे है। और लास्ट पे अगर पूछोगे तो लास्ट पे इसमें कौन है? लास्ट में इसमें सोमालिया देश है। अच्छा चलो, आज से हर सेट में लास्ट में एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूंगा, ये आपका होमवर्क प्रश्न एक और हो जाएगा। तो गुप्तेश्वर वन किस राज्य का भी चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बना है, ये आपको बताना है। ये वही प्रश्न मैं पूछूंगा जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं में से लेकर के आऊंगा। जो सेट में आपको करवा रहा हूँ उनमें मैं पढ़ा चुका हूँ। वैसे तो सारे प्रश्न हम पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, तो वैसे तो कोई भी पूछ सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो जो सेट अभी तक मैंने पढ़ा लिया उसी में से प्रश्न लेकर के आऊंगा। तो अब उत्तर दीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। राधे राधे।